नमस्कार दोस्तों। आज जो अपना टॉपिक है वो राजस्थानी चित्रकला पे होगा। राजस्थानी चित्रकला। और देखिए, राजस्थानी चित्रकला है वो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अपन देखें तो पिछले कुछ सालों से एग्ज़ाम में जो ट्रेंड बना हुआ है वो वहाँ से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आ रहा है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उससे पहले ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि सरल से सरल इसको बनाया जा सके, यानी छोटे छोटे भागों में अपन इसको तोड़ करके पढ़ेंगे ताकि ये टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाए। पहले जैसे कि इस टॉपिक को, राजस्थानी चित्रकला को हम 3 भागों में बाँट लेंगे यहाँ पे, 3 भागों में। जो पहला भाग है वो इसके उद्भव और विकास से संबंधित हो जाएगा। उद्भव व विकास, यानी इस चित्रकला का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है? यानी पहला जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? उद्भव व विकास से। दूसरा जो है उसमें प्रमुख चित्रकलाएँ आ जाएँगी। कौन-कौन सी प्रमुख चित्रकलाएँ? यानी कौन-कौन सी चित्रकलाएँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन चित्रकलाओं का नाम आ जाएगा, यानी उनकी लिस्टिंग अपन यहाँ पे देख लेंगे। और तीसरा जो पार्ट है वो आ जाएगी कि चित्रकला से संबंधित संस्थाएँ, कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं वो चित्रकला के लिए अपना कार्य कर रही है। तो हम देखेंगे तो इस टॉपिक को हम 3 भागों में बाँट लेंगे। 3 भागों में बाँटने का फ़ायदा ये होगा कि ये टॉपिक 3 पार्ट में हो जाएगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। फिर इसको भी जैसे छोटे-छोटे और पार्ट में, सब पार्ट को सब पार्ट में बाँट लेंगे, तो इससे टॉपिक ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। दूसरी बात, इसके जैसे इसमें क्या होता है, 2-3 जगह दिक्कत होती है। जैसे चित्र हैं किसी शैली के, तो हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि किस शैली का चित्र है, और चित्र भी बहुत सारे हैं, तो वो हमें याद नहीं होते। तो उनके लिए भी हम एक प्रयास करेंगे कि उन सारे के सारे चित्रों को एक कहानी के रूप में लेने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम इसके उद्भव को, उद्भव एवं विकास। उद्भव और विकास को देखें तो एक तो जो आधुनिक जो राजस्थान की चित्रकला है जिसको अपन पढ़ रहे हैं, उसका विकास कैसे हुआ, लेकिन क्या उससे पहले भी चित्रकला के अवशेष थे? यानी पूरा काल में, प्राचीन काल में, यानी जब सभ्यताओं का दौर चल रहा था, जैसे अपन पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं या और सभ्यताएं पढ़ते हैं, तो क्या उस दौर में भी चित्रकला थी? तो देखिए, मानव जो है उसकी एक सहज प्रकृति होती है। मानव, आप खुद अपने आप को देखो कि कभी भी अपना दिमाग खाली नहीं रहता, खाली नहीं बैठता। अपन खाली भी बैठते हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। यदि आप थोड़ा सा इसको ऐसे देखो कि जैसे घर में हम बाहर बैठे हुए हैं, मिट्टी में बैठे हुए हैं, तो बैठे-बैठे अपन बात कर रहे हैं लेकिन अपनी उँगलियाँ चल रही है, मिट्टी में कोई ना कोई आकृति हम बना रहे हैं। तो ये मानव का स्वभाव ही है कि वो कोई ना कोई क्रिएटिविटी करता रहता है। अब यदि उसकी क्रिएटिविटी सही दिशा में चली जाती है तो प्रोग्रेस कर लेता है, वरना फिर वो वहीं रुक जाता है। तो यहाँ पर भी अपन देखेंगे, तो यानी इसके उद्भव विकास में देखेंगे कि प्राचीनतम अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए। यानी इस चित्रकला के, राजस्थानी चित्रकला के क्या प्राचीनतम अवशेष कहीं पे प्राप्त हुए हैं? तो बिल्कुल, कुछ ऐसे जगह है जिनका नाम मैं ले लेता हूँ, फिर अपन लिख भी लेंगे। दर्रा है, आलनिया है। देखो, इस विकास को विकास की कहानी की तरह पढ़ो कि प्राचीनतम अवशेष ऐसे हुए, फिर इसके बाद में राजस्थान में प्राचीनतम चित्र यहाँ पर मिला, फिर इसके बाद में ऐसे-ऐसे डेवलपमेंट हुआ। राजस्थानी चित्रकला पहले अपभ्रंश थी, फिर अपभ्रंश से राजस्थानी चित्रकला, भाषा में भी ये चीज़ें हैं और यहाँ पर भी आप ये पढ़ोगे। फिर अपभ्रंश से वो राजस्थानी चित्रकला निकली, राजस्थानी चित्रकला का कैसे-कैसे विकास हुआ, जो आधुनिक राजस्थानी चित्रकला अपन देखते हैं वो कैसे विकसित हुई। तो ये एक विकास है, ये एक डेवलपमेंट हुआ है। उस डेवलपमेंट के अलग-अलग जो फेजेज़ हैं उनको अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो इसकी पहला फेज़ है वो प्राचीनतम अवशेष है। यानी राजस्थानी चित्रकला की यदि प्राचीनतम अवशेषों की बात करें तो दर्रा, आलनिया, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, यानी दर्रा की, आलनिया और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ 3 जगह है। ये कहाँ पर है? कोटा में है। तो इन 3 जगह पर मिले। फिर अगस्त्य मुनि का आश्रम है कहाँ पे? पुष्कर में, वहाँ पर मिले। बैराठ है जो सभ्यता है, वहाँ पर भी चित्रकला के अवशेष मिले। आहड़ जो सभ्यता है वहाँ पे भी चित्रकला के अवशेष मिले। और अमरेश्वर तथा सालेश्वर नामक 2 स्थान है जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। वहाँ पर भी राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। तो मैं इनको दोबारा बोल देता हूँ कि जो प्राचीनतम अवशेष है वो कहाँ-कहाँ पर मिले? दर्रा, दूसरी जगह है आलनिया,
और तीसरी है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। और ये सारी की तीनों जगह कहाँ पर है? कोटा में है। यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष देखने को मिले। दूसरा हमने क्या कहा था कि आहड़ सभ्यता है जो कहाँ पर है? उदयपुर में। यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला के अवशेष देखने को मिले। आहड़ सभ्यता के बाद में दूसरी है बैराट सभ्यता। तो यहाँ पर भी राजस्थानी चित्रकला के अवशेष देखने को मिले, जो कहाँ पर है? जयपुर में। बैराट के बारे में आप बैराट वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ोगे। यहाँ चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। फिर इसके अलावा अमरेश्वर व सालेश्वर दो जगह है। सालेश्वर और अमरेश्वर और सालेश्वर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो ये जो सवाई माधोपुर में दो जगह है, अमरेश्वर और सालेश्वर, यहाँ पर भी राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष देखने को मिलते हैं। और एक है अगस्त्य मुनि का आश्रम। अगस्त्य मुनि का आश्रम। अगस्त्य मुनि का आश्रम जो है वो कहाँ पर है? पुष्कर में, यानी अजमेर में। तो यहाँ पर भी राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। तो देखो दो फायदे हो गए इस स्लाइड से अपन को, कि एक तो हमें पता चल गया कि प्राचीनतम अवशेष कहाँ पर मिले। अब देखो प्राचीनतम अवशेष क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो चित्रकला के अवशेष है वो पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिले और एक अवशेष के रूप में हमें प्राप्त हुए। यानी उसकी कहानी को अपन पूरी तरीके से देखना चाहे तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें हमें उसमें देखने को नहीं मिली। दूसरी बात देखो, प्राचीनतम यानी जब आदि मानव की बात करें या जब सभ्यताएं विकसित हो रही थी उस समय की बात करें, तो उस समय का मानव क्या था? उस समय के मानव के पास आज की तरह टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि आईफोन थे, या आज की तरह जो जितने एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ठीक है ना, कि वहाँ पे वो देखे और पेन से कुछ भी बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं था वो। और न उसके पास स्याही, तो वो क्या करता था? प्रकृति से ही कुछ जो भी प्रकृति के कलर होते थे उनसे उनसे वो कलर लेता था। और खाली टाइम पर जब वो कुछ नहीं करता था उस समय वो बैठ करके दीवारों पर, दीवारों का मतलब हो गया कि पहाड़ों पर, पहाड़ों के वहाँ पर पहाड़ी भित्ति चित्र एक तरह से हो जाते, तो वहाँ पर वो चित्र बनाने का प्रयास किया करता था। अब चित्र क्या बनाएगा व्यक्ति? तो आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति आपको कहे कि कोई चित्र बनाओ, तो जो चीज़ें आपने देखी है उसके इर्द गिर्द आपके चित्रों की विषय वस्तु होगी। यानी आप चित्र जो बनाओगे तो जो चीज़ें आपने देखी है उसके इर्द गिर्द आप चित्र बनाओगे। तो जैसे वो मान लो शिकार करता हो तो शिकार के चित्र उसने बना दिए। यदि वो घर का सा चित्र बना दिया, या जो भी चीज़ें उसके पास अवेलेबल थी उनसे रिलेटेड वो चित्र बनाने का प्रयास किया करता था। तो ये हमने देखा कि राजस्थानी चित्रकला का जो प्राचीनतम अवशेष है वो दर्रा, आलनिया और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। अब देखो दर्रा कहाँ पर है? कोटा में। आलनिया भी कहाँ पर है? कोटा में। और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कोटा में। तो वो आपको ऐसे भी दो फायदे आपको हो जाएंगे। आहड़ और बैराट, अमरेश्वर और सालेश्वर और अगस्त्य मुनि का आश्रम, यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। यानी ये हमने प्राचीनतम अवशेष देखा। अब इसके बाद में ये तो प्राचीनतम चित्रकला हो गई, लेकिन जो आधुनिक राजस्थानी चित्रकला है उसकी बात करें तो उसका विकास कैसे हो, हम बात कर रहे हैं उद्भव एवं विकास की। तो देखो राजस्थानी चित्रकला पर के लिए हम एक बात देखते हैं कि एक सोमपुरा जाति के चित्रकार थे। यानी समय है ये 7वीं 8वीं सदी का, 8वीं सदी का समय है। और इस 7वीं 8वीं सदी के समय में एक जाति थी सोमपुरा, जैन है सोमपुरा, ठीक है ना। चित्रकार ही कहते हैं क्योंकि ये चित्रकारी का काम करते थे। सोमपुरा चित्रकार इनको कहते हैं। ये कौन है? जैन है। तो सोमपुरा जाति के ये चित्रकार थे जो चित्रकला में दक्ष थे। ये क्या हुए? ये गुजरात के थे, मूल रूप से कहाँ के थे? गुजरात के थे। और ये गुजरात यानी क्योंकि ये जैन थे तो एक तो जैन कला इनको आती थी। देखो एक एक करके अपन बात करते हैं। ये जैन थे इसलिए जैन कला में दक्ष थे। ये गुजरात थे तो गुजरात की जो चित्रकला थी उसमें ये दक्ष थे। तीसरी बात हम बात करें तो ये वहाँ से जाते हैं अजंता में। अजंता उस समय चित्रकला का एक केंद्र था जहाँ पे चित्रकला का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। तो ये चित्रकला को सीखने के लिए कहाँ जाते हैं? अजंता में। अजंता जाकर के चित्रकला को सीखते हैं। तो तीसरी कला ये कौन सी सीख लेते हैं? अजंता। तो यानी 3 कलाओं का मिश्रण इनमें आ जाता है। यानी ये जैन से हो गए तो जैन कला, गुजरात कला और अजंता कला, ठीक है ना। इन कलाओं को ये सीखते हैं। इन कलाओं को सीख करके ये गुजरात आ जाते हैं और गुजरात आकर के चित्रकारी का काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तत्काल उस समय गुजरात में क्या होता है कि मतलब आक्रमण होना शुरू हो जाते हैं,
विदेशी आक्रमण है उनकी बारंबारता बढ़ने लग जाती है, जिनके डर से, क्योंकि देखिए जहाँ पर आक्रमण होता है, अशांति होती है, वहाँ कलाओं का विकास कम होता है, क्योंकि वहाँ कला इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हो सकती। क्योंकि कला का विकास के लिए देखो कला कोई भी कला है, आज भी देख लो, पहले के समय में देख लो, कला के विकास के लिए पैसा तो चाहिए ही। अब पैसा चाहिए तो कलाकार के पास इतना पैसा नहीं होता, तो उसको कोई संरक्षण देता है, जैसे राजा ने संरक्षण दे दिया। तो उस समय युद्धों में राजा बिजी थे, वहाँ पे तो संरक्षण किसी ने दिया नहीं, तो वहाँ से वो पलायन कर गए। अब वो मेवाड़ आ गए वहाँ से, 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है, और मेवाड़ आए तो यहाँ जो राजा थे उन्होंने इनको संरक्षण दिया। अब जब राजाओं ने इनको संरक्षण दिया तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ आकर के चित्र बनाना शुरू कर दिया। इन 3 शैलियों के साथ इन्होंने मेवाड़ की स्थानीय विशेषताओं को भी ले लिया, यानी स्थानीय विशेषताओं को भी अपने चित्रों में ले लिया, क्योंकि यहाँ पर आकर के चित्र बनाए तो यहाँ की जो स्थानीय विशेषताएं थी, जैसे मेवाड़ के मान लो वृक्ष हैं वहाँ पाए जाने वाले, वहाँ वेशभूषा है लोगों की, वहाँ खान पान है, पहनावा है, वहाँ के रीति रिवाज है, उन चीज़ों को भी अपने चित्रों में इन्होंने डालना शुरू कर दिया। तो यानी इन कलाओं को और स्थानीय विशेषताओं को ग्रहण करके इन्होंने चित्रकला यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया। कहाँ पर? मेवाड़ में इन लोगों ने, यानी सोमपुरा चित्रकारों ने 7वीं 8वीं शताब्दी में आकर के, सोमपुरा चित्रकार कौन? जो जैन शैली में, जो गुजरात शैली में और जो अजंता शैली में दक्ष थे। तो इन दक्ष कलाकारों ने यहाँ पे आए और इन्होंने मेवाड़ की स्थानीय विशेषताओं को उठा करके अपने चित्रों में डालना शुरू कर दिया और उनसे उन्होंने चित्र बनाए। हालांकि आज भी ये चित्र स्पष्ट रूप से नहीं देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि इनके अवशेषों की बात करें तो मेवाड़ में 2-3 जगह है, यानी उदयपुर में एक तो गोवर्धन धारण है, एक बाडोली है, एक नागदा मूर्ति कला है। यानी इनके जो अवशेष हैं वो आज भी मेवाड़ में देखे जा सकते हैं। उन अवशेषों में एक जगह तो है गोवर्धन धारण, एक है नागदा मूर्ति कला। नागदा मूर्ति कला, जो नागदा की मूर्ति कला है उसमें भी देखा जा सकता है कि ये लोग किस प्रकार से काम करते थे, क्योंकि जो मूर्ति कला बनी तो मूर्तिकारों ने क्या किया, यानी इनके जो चित्र थे उनको समाविष्ट करना शुरू कर दिया। तो वो इनकी जो विशिष्टता थी वो नागदा मूर्ति कला में देखने को मिलती है। एक बाडोली नामक जगह है, वहाँ पर भी इनके अवशेष देखे जा सकते हैं। तो यानी हमने बात की कि 7वीं 8वीं शताब्दी का एक एरा था जिसमें इस प्रकार सोमपुरा जाति के चित्रकार थे, और वो सोमपुरा जाति के चित्रकार किस प्रकार से कहाँ पर आए, मेवाड़ में आए, और मेवाड़ में आकर के मेवाड़ में चित्र बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट में। तो नेक्स्ट डेवलपमेंट में देखते हैं कि इसी 7वीं 8वीं शताब्दी में, यानी इसी 7वीं शताब्दी में, इसी 7वीं सदी में जैसलमेर में एक चित्रकार था, जैसलमेर में एक चित्रकार था जिसका नाम था श्रृंगधर, और जिसको भारत में यक्ष शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। यक्ष शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। किसको? श्रृंगधर को। श्रृंगधर का प्रश्न बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि 7वीं शताब्दी में जैसलमेर में एक चित्रकार था जो चित्र बनाया करता था, चित्रकला में बहुत ज्यादा दक्ष था, जिसका नाम था श्रृंगधर, और श्रृंगधर का प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब हमें यानी श्रृंगधर के बारे में उल्लेख कहाँ से मिलता है कि श्रृंगधर नामक चित्रकार था? तो देखिए, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ जब भारत आया, कौन? तिब्बती इतिहासकार तारानाथ जब भारत आया, और भारत आकर के उन्होंने जब भारत का भ्रमण किया, और भ्रमण करते हुए जब वो इधर से पहुंचे तो उन्होंने जो उस समय के तत्कालीन कुछ लेख थे वहां पर किसका नाम देखा? श्रृंगधर का, और उन्होंने अपनी रचना में उनके नाम का उल्लेख किया। तो हमें यानी श्रृंगधर के नाम का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो उसके उत्तर हम कह सकते हैं कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ तिब्बती इतिहासकार कौन थे? तारानाथ। और तारानाथ बताते हैं कि श्रृंगधर नामक एक चित्रकार था जो कि जैसलमेर में बनाया करता था, चित्रकला में बहुत दक्ष था। 1575 से 1634 इनका समय है, 1575 से 1634, यानी आप सोचिए कि 16वीं शताब्दी के लगभग ये भारत आए थे, 16वीं शताब्दी के लगभग भारत आए थे। और इन्होंने जब 16वीं शताब्दी के लगभग भारत आए और भारत का भ्रमण किया, तब इन्होंने 7वीं शताब्दी के एक चित्रकार का उल्लेख अपनी कृति में किया, और उसका नाम इन्होंने श्रृंगधर का। तो हमें श्रृंगधर का उल्लेख तिब्बती इतिहासकार से मिलता है, ये बात भी हमने देख ली।
इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान के, एक बात देख ली हमने कि प्राचीनतम मूल्य कहाँ पर मिले, दर्रा आलनिया, वो आप देख लो। फिर इसके बाद में सेकंड चीज हमने देखी कि उसके बाद में 7वीं 8वीं शताब्दी में सोमपुरा जाति के चित्रकारों की कहानी हमने देखी। उसी 7वीं शताब्दी में हमने श्रृंगधर के बारे में हमने जाना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और 1060 ईस्वी के लगभग की बात करते हैं। यानी समय कब का है, 1060 ईस्वी का लगभग का समय है, जहां पर राजस्थान के प्राचीनतम जो उपलब्ध चित्रित ग्रंथ प्राप्त होते हैं। 1060 ईस्वी के प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, क्योंकि जो चित्र थे वो एक साथ कई चित्र बना करके ग्रंथ सा बन जाता था, तो इसलिए इसको चित्रित ग्रंथ बोलेंगे अपन। और 1060 ईस्वी के हैं ये 2 ग्रंथ हैं। एक का नाम है ओद निर्युक्त व्रति और एक का नाम है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। जो ये ग्रंथ हैं वो कितने हैं, 2 हैं। पहला है, कई जगह ओग मिलेगा, कई जगह ओद मिलेगा, ओद निर्युक्त व्रति पहला जो है ग्रंथ है उसका नाम है ओद निर्युक्त व्रति, और दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। यानी दूसरे ग्रंथ का नाम 10वें कालिक सूत्र चूर्णी मिलेगा, पहले ग्रंथ का नाम मिलेगा ओद निर्युक्त वर्ती। और ये किस समय के हैं, 1060 ईस्वी के ये ग्रंथ हैं, और ये राजस्थान के प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथों में इनकी गणना की जाती है। अच्छा, ये ग्रंथ हमें मिले कहाँ पर है, तो ये जिनभद्र सूरी संग्रहालय से, जिनभद्र सूरी संग्रहालय से। और ये जिनभद्र सूरी संग्रहालय कहाँ पर है, जैसलमेर में। जैसलमेर में ये जिनभद्र सूरी संग्रहालय है, और जो जिनभद्र सूरी संग्रहालय जैसलमेर में है वहाँ पर राजस्थान के प्राचीनतम 2 चित्रित उपलब्ध ग्रंथ मिले। पहले का नाम है ओद निर्युक्त व्रति, दूसरे का नाम है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। और ये दोनों के दोनों कहाँ पर मिले, जिनभद्र सूरी संग्रहालय में। और जिनभद्र सूरी जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। जिनभद्र सूरी संग्रहालय पर कई बार प्रश्न आ चुका है, हाल ही में भी आ चुका है कि जिनभद्र सूरी संग्रहालय कहाँ पर है। इसी प्रश्न को घुमा करके दूसरा पूछा जा सकता है कि जिनभद्र सूरी संग्रहालय जो कि जैसलमेर में स्थित है में प्राप्त प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा नहीं है। अब एक इनमें दे देगा, 3 उधर से दे देंगे, या 4 दे देगा और कहेगा कि कौन कौन से हैं, उपयुक्त में कौन कौन से ग्रंथ वहां पे प्राप्त हुए हैं। तो फिर आप ध्यान रखना कि हाँ, दोनों तरह से अपन कर सकते हैं। और ये जो विकास है वो आप देखोगे तो सामान्यतः मिलेगा नहीं, लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा विकास की कहानी बना ली तो कुछ बातें तो इधर से याद हो गई, फिर हमने और कहानियां बना ली तो वो उधर याद हो गई, तो इस प्रकार से हमें सारे के सारे चीज़ें याद हो जाएगी और ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि जिनभद्र सूरी संग्रहालय। अब इसी कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं, और इसी कहानी को आगे बढ़ा करके अपन चलते हैं 1260 ईस्वी में। अब 1260 ईस्वी में 1060 देख लिया, और ये कहाँ की बात करेंगे अपन, मेवाड़ की बात करेंगे। 1260 ईस्वी में मेवाड़ के प्रारंभिक चित्र देखने को मिलता है। यानी मेवाड़ का जो प्रारंभिक चित्र है, मेवाड़ का कौन सा चित्र है, प्रारंभिक जो चित्र है वो कब का है, 1260 ईस्वी का। और उस चित्र का नाम क्या है, तो चित्र का नाम देखोगे तो सबको पता है, इसके बारे में हम जानते हैं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। चित्र का नाम, चित्रित ग्रंथ है, इसका नाम क्या है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। देखो ये ताड़पत्र पर बनाए जाते थे, पहले कागज का आविष्कार तो हुआ नहीं था कि पेन भी था, कलम भी थी और आप चित्र बना लो। तो पहले क्या होते, ताड़पत्र जो होते थे बड़े बड़े, जिनकी आकार बड़ा होता था, तो उन पे बनाते थे। फिर वो ताड़पत्रों को इकट्ठा करके ग्रंथ का स्वरूप वो दे दिया जाता था। तो जो प्राचीनतम उपलब्ध जो मेवाड़ का जो प्राचीन चित्र है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसको मेवाड़ का प्रारंभिक चित्र कहा जाता है। अब देखो ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है वो कब का है, वो तो हमें पता चल गया 1260 ईस्वी का है। कहाँ का है, मेवाड़ का है। लेकिन इस चित्र के समय राजा कौन थे मेवाड़ के, तो राजा थे तेज सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे, तेज सिंह। तो प्रश्न को ऐसे भी बनाया जा सकता है कि तेज सिंह के काल में चित्रित ग्रंथ कौन सा है। यप, हमको पता है कि मेवाड़ का प्रारंभिक चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को दूसरे हिसाब से पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का प्रारंभिक चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल में बना, तब हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो राजा कौन हो गया,
तेज सिंह हो गया। चित्रकार कौन है इसका? चित्रकार का प्रश्न भी तो आ सकता है। कमलचंद, कमलचंद चित्रकार कौन है? कमलचंद। देखो चित्रकारों पे फिर एक बात कह दूं, जो चित्रकार अपन जो कहानी बना रहे हैं उस कहानी के अंदर आते हैं वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर कुछ चित्रकार होते हैं जिनको रटना पड़ता है कि ये घासी लाल, ये लाल, वो लाल, ये लाल, है ना, मतलब बहुत सारे नाम हो जाते हैं, जैसे रामलाल, रूप फलाना, ढीकना, मतलब बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो वो नाम जो है ना वो बड़े मुश्किल होते हैं याद करना। तो इसलिए जो यहाँ पर आते हैं उनको तो कम से कम यही प्रयास करो कि याद हो जाए, ताकि वहाँ पे उस लिस्ट में उनको रटना नहीं पड़े, क्योंकि वो यही याद हो जाए। कमलचंद। और स्थान मेवाड़ था, लेकिन मेवाड़ में भी स्थान विशेष है क्या? नहीं, जगह तो कौन सी है? मेवाड़ ही है, लेकिन मेवाड़ में जगह है आहड़। कौन सी है? आहड़, उदयपुर, जो मेवाड़ में आहड़ नामक स्थान पर। तो देखो इस चित्र के बारे में हमें 3-4 चीजें देखी। चित्र कब का है? 1260 ईस्वी का है। कहाँ पर है? मेवाड़ का प्रारंभिक चित्र इसे कहा जाता है। नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। राजा कौन है? तेज सिंह है। चित्रकार कौन है? कमलचंद है। और स्थान कहाँ पर है? आहड़, उदयपुर में है। तो ये 4-5 बातें हमने देखी इस चित्र के बारे में कि ये चित्र कहाँ पर था। अब मेवाड़ का यहीं पर एक सेकंड चित्र और देख लेते हैं, क्योंकि हम कहानी में चल रहे हैं। तो कहानी में देखते हैं तो मेवाड़ का, यानी हम 1260 ईस्वी तक हम आ चुके हैं। अब हम चलते हैं 1422-23 ईस्वी में। और 1422-23 ईस्वी में हम देखते हैं मेवाड़ का सेकंड चित्र। सेकंड जो चित्र है वो देखते हैं, तो उसका नाम है सुपार्श्वनाह चरितम। सुपार्श्वनाह चरित्रम संस्कृत में बोलेंगे, और वैसे बोलेंगे सुपार्श्वनाह चरितम। इसका नाम है सुपार्श्वनाह चरितम। ये मेवाड़ का सेकंड ग्रंथ कहा जाता है। अब वही बात है कि इसमें भी हम 3-4 बातें हम देख लेते हैं कि राजा कौन था। तो राजा है यहाँ पे मोकल, महाराणा मोकल। तो राजा कौन हो गए? महाराणा मोकल हो गए। फिर दूसरी बात देखें कि चित्रकार कौन था? चित्रकार है हीरानंद। वहाँ कमलचंद था, यहाँ पे कौन हो जाएगा? हीरानंद। वहाँ तेज सिंह था, यहाँ पे कौन हो जाएगा? मोकल। और स्थान अपन देखें क्या स्थान विशेष है, तो वो है देवकुल पाठक देलवाड़ा। कौन सा है? देवकुल पाठक। और ये जगह कहाँ पर है? देलवाड़ा में है। तो देलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये उदयपुर में नहीं है, आज की सिरोही में है। था मेवाड़ का ही, लेकिन देवकुल पाठक देलवाड़ा। तो देखो मेवाड़ के हमने 2 चित्र देखे। पहला श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी देखा, और दूसरा जो चित्र है सुपार्श्वनाह चरितम देखा। एक का आहड़ में देखा, एक देवकुल पाठक में देखा। एक का कमलचंद था, एक का हीरानंद हो गया। एक का राजा तेज सिंह था, एक में मोकल हो गया। एक 1260 का है, एक 1422-23 का है। तो ऐसे दोनों मिलाकर के कंपैरिजन यहीं करके फिर आगे बढ़ो आप। जिससे क्या होगा कि 1-2 बार कंपैरिजन कर लिया एग्जाम में अच्छा, इसके साथ जैसलमेर वाला जिनभद्र सूरी संग्रहालय वाले ओद नियुक्त वर्ती और 10वें कालिक सूत्र चूर्णी है, उनको यहाँ पर कंपैरिजन कर लो। तो तीनों का कंपैरिजन करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमने अब यहाँ से डेवलपमेंट की कहानी को एक बार दोबारा, मैं केवल की पॉइंट बोल रहा हूँ। हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि प्राचीनतम उल्लेख कुछ दर्रा, आलनिया, अमरेश्वर, सालेश्वर, अगस्त्य मुनि यहाँ पर देखे। फिर इसके बाद में हमने देखा 7वीं-8वीं शताब्दी सोमपुरा जाति और उनके अवशेष कहाँ पर मिले। फिर उसी 7वीं शताब्दी में श्रृंगदर और उसका उल्लेख किसने किया? तारानाथ ने। वो बात हमने कर ली। फिर इसके बाद में हमने देखा कि जैसलमेर में 1060 ईस्वी जिनभद्र सूरी संग्रहालय कौन से चित्र थे। फिर 1260 में देख लिया। फिर 1422-23 की घटनाक्रम अपन देख लिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि कालक्रम के घटनाक्रम के हिसाब से चित्रों को याद करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये अपने फायदेमंद भी रहेगा। फिर इसके बाद में हम देखें कि समय आता है 15वीं शताब्दी। हालांकि ये 1422-23 भी 15वीं शताब्दी में आता है, लेकिन अपन फिर से इसको लिख देते हैं 15वीं सदी का समय ले लेते हैं अपन। अब कौन सा टाइम ले लेते हैं? 15वीं सदी। अब 15वीं सदी में राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला के नाम से नहीं जाना जाता था, इसको अपभ्रंश शैली के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना? यानी 15वीं सदी तक राजस्थानी चित्रकला का नाम क्या था? अपभ्रंश शैली। अब पहले देखते हैं अपभ्रंश शैली होती क्या है, फिर राजस्थानी चित्रकला पे पढ़ाएंगे। अपभ्रंश शैली से किसका उदय हुआ? राजस्थानी चित्रकला का। यानी 15वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला का क्या हुआ? उद्भव हुआ। यानी अब तक 15वीं शताब्दी तक जो राजस्थानी चित्रकला थी उसका नाम था अपभ्रंश शैली, और यहाँ पे राजस्थानी चित्रकला का
उद्भव हो गया। अब 15वीं शताब्दी में। अब ये देखते हैं कि ये क्या है, अपभ्रंश शैली। देखो, अपभ्रंश का मतलब होता है, अपभ्रंश को तोड़ोगे तो इसका मतलब होगा छोटे छोटे टुकड़े। छोटे छोटे टुकड़े का मतलब ये हो गया कि राजस्थानी चित्रकला जो थी वो अपने आप में एक कोई चित्रकला नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी कई चित्रकलाओं के विशेषताओं को मिला करके उसको बनाया गया था। जैसे उदाहरण लेते हैं, हमने देखा यहाँ पे जैन वो आए थे, सोमपुर आए थे, तो यहाँ पे सोमपुरा कौन कौन चित्रकला को लेके आ गए, जैन लेके आ गए, वो गुजरात वाली चित्रकला को लेके आ गए, ये अजंता को लेके आ गए, ठीक है ना। इसके साथ साथ जैसे राजस्थान के पास हिमाचल था तो वहाँ से पहाड़ी चित्रकला का भी आ गया, पंजाब था तो पंजाबी चित्रकला आ गई। तो राजस्थान के चारों तरफ के जो प्रदेश थे वहाँ की जो चित्रकलाएं थी, उन चित्रकलाओं का प्रभाव राजस्थानी चित्रकला यानी उन चित्रकलाओं के जो व्यक्ति थे वो यहाँ आए, उन्होंने उन चित्रकला और इस राजस्थान की स्थानीय विशेषताओं को मिला करके चित्र बनाए। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि राजस्थान नाम की कोई चित्रकला नहीं थी, ये अलग अलग चित्रकलाओं के चित्रकार थे जो यहाँ करके चित्र बनाए। तो इसका मतलब हो गया मिक्सर सा हो गया, खिचड़ी सा हो गया, अपभ्रंश जिसको अपन बोलेंगे। छोटी छोटी बहुत सारी चित्रकलाओं की विशेषता थी, लेकिन इसकी भी एक विशेषता होती है, जैसे कोई भाषा होती है, कोई भी बात होती है। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मान लो आप हो ढूंढाड़ क्षेत्र के, जयपुर के हो, और आप ढूंढाड़ क्षेत्र के हो, तो आपकी 6-7 महीने ड्यूटी, या आप किसी वजह से, या आपके कोई रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, मारवाड़ में रहते हैं, आप मारवाड़ चले गए उनसे मिलने के लिए। आप फिर वहीं आपने 4-5 साल पढ़े आप, तो आप देखो, आप शुरू शुरू में जब गए तो आपकी भाषा और उनकी भाषा स्पष्ट से अलग है। यानी आप मारवाड़ी बोलोगे तो उनको आराम से समझ में आ जाएगी, और वो ढूंढाड़ी बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपकी भाषा। लेकिन आपने क्या किया, अपनी भाषा के कुछ शब्द उधर दिए, उनकी भाषा के कुछ शब्द इधर लिए, आदान प्रदान किया और मिक्स करना शुरू कर दिया, भ्रंश हो रहा है, टूट छोटी छोटी चीज़ें मिल रही है। एक समय बाद ऐसा आएगा कि आपकी भाषा में दोनों, यानी जब आप दोनों शब्द ले रहे हो, एक दूसरे को दे रहे हो, तो उस समय क्या होगा, आप जब मारवाड़ी शब्द बोलोगे तो स्पष्ट नजर आएंगे कि मारवाड़ी बोल रहा है, उनको नजर आएंगे कि ये ढूंढाड़ी बोल रहा है, मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग नजर आएंगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा घुल मिल जाएंगी कि पृथक रूप से उनको पहचानना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और उससे एक नई भाषा का विकास होगा। हालांकि दोनों की विशेषताओं से युक्त भाषा है, बट वो जो भाषा का विकास होगा और वो जो आपकी भाषा आपके जबान पे आएगी, तो जब आप बोलोगे तो आपकी भाषा में आपकी सहजता आ जाएगी, तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि आप सोच के बोल रहे हो, क्योंकि वो भाषा में सहजता आ जाती। ऐसे ही चित्रकला में होता है कि जब अलग अलग विशेषताएं पहली पहली बार मिलती हैं, और आप वैसे देखो ना कि दो दोस्त, दो अलग अलग क्षेत्र के लोग जब पहली बार मिलते हो आप हॉस्टल में या कहीं पे भी, तो शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को एक बैरियर पे रखते हो, क्योंकि वो थोड़े अलग हैं, आप अलग हो। फिर धीरे 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 वो बैरियर टूटता जाता है। एक दिन आपको ऐसा लगता ही नहीं कि कभी बैरियर था, इतने ज़्यादा आप मिल जाते हो। तो भाषाओं के संदर्भ में भी यही बात होती है, जब दो अलग अलग भाषाएं एक दूसरे से मिलती है, प्रारंभ में कुछ विशेषताएं ग्रहण करती है, धीरे धीरे मिक्सर होकर के एक नई भाषा के स्वरूप को पैदा करती है। तो ये जो अपभ्रंश शैलियाँ थी, ये सारी की सारी ये छोटी छोटी शैलियाँ थी, इन्होंने अपभ्रंश शैली के रूप में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र सारी थी और राजस्थान में विद्यमान थी, ये चल रही थी। लेकिन राष्ट्र में क्या हुआ कि ये तो धीरे धीरे खत्म होती गई, और राजस्थानी भाषा इनसे एक नई भाषा के रूप में, यानी इनकी सभी विशेषताओं को लेकर के एक नई चित्रकला का विकास हुआ। देखो, मैं चित्रकला भाषा दोनों वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का डेवलपमेंट आप देखोगे तो इसी तरह से होता है, इसलिए दोनों एक जैसी चीजें पढ़ सकते हैं अपन। तो इस प्रकार राजस्थानी भाषा का क्या होता है, विकास होता है। और भाषा और चित्रकला दोनों की बात कर रहा हूँ कि इन पे क्या होगा कि भाषा क्या, चित्रकला क्या। आप देखो ना, कोई देश में शासक होता है और कोई भी राजा होता था, तो राजा जब शासक बनता था, तो राजा के विचारों का, राजा के जो भी चित्रकला में रुचि है, उन सब का प्रभाव पूरी जनता पे पड़ता था। तो इसलिए देखो कि जैसे ही देश में जो केंद्रीय शासन चेंज होगा, तो राजस्थानी चित्रकला पे किसी नई चित्रकला का प्रभाव पड़ेगा, फिर शासन चेंज होगा, फिर नई शैली का। देख एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 15वीं सदी में कौन सी भाषा अपभ्रंश से क्या निकल गई, राजस्थानी भाषा निकल गई। इसी 15वीं सदी के इसी 15वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में किस वंश का शासन हुआ, लोधी वंश का। तो लोधी वंश कौन से थे, फारसी थे, और इनकी शैली कौन सी थी, फारसी शैली। तो राजस्थानी शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ेगा, फारसी शैली का प्रभाव पड़ जाएगा। यानी 15वीं शताब्दी पर, हालांकि राजस्थानी चित्रकला तो आ गई,
लेकिन इसके साथ साथ राजस्थानी चित्रकला पर एक नई चित्रकला का प्रभाव पड़ा। वो कौन सा? फारसी चित्रकला। क्यों? क्योंकि भारत में लोधी वंश थे, वो फारसी चित्रकला को बनाते थे, फारसी चित्रकला के चित्र बनाते थे। क्योंकि चित्रकार एक दूसरे के संपर्क में आते थे, तो जो लोधी शासकों के जो चित्रकार थे वो राजस्थानी शासकों के चित्रकार के संपर्क में, इन्होंने उनकी विशेषताओं को सीखा और इनकी विशेषताओं को उन्होंने सीखा, तो उस पर राजस्थानी का प्रभाव पड़ा और इन पे फारसी का प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से देखो, तो फारसी शैली का प्रभाव 15वीं शताब्दी में हो जाएगा, क्योंकि शासक के हिसाब से हो जाएगा। फिर देखो, इसको ही देखो आगे बढ़ाते हैं। 16वीं सदी में लोधियों की जगह कौन आ गए? मुगल आ गए। तो राजस्थानी चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा आ जाएगा। मुगल शैली का क्या पड़ जाएगा? मुगल शैली का राजस्थानी चित्रकला पर प्रभाव पड़ जाएगा। अब देखो वही स्थिति आ गई। पहले कैसे न कैसे करके कई शैलियों से राजस्थानी चित्रकला ने अपने आप को अलग किया 15वीं शताब्दी में, लेकिन अलग तो कर लिया, लेकिन इसी के साथ नई नई चित्रकलाओं का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। और 16वीं शताब्दी में जो मुगल प्रभाव पड़ा, उसके बारे में देखो क्यों पड़ा वो देखते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। अकबर जो थे उनकी चित्रकला में रुचि थी, जहांगीर भी स्वयं चित्रकार थे और चित्रकला में उनकी भी रुचि थी। इन्होंने क्या किया कि चित्रकारों को अलग अलग भारत के अलग अलग भागों से, जैसे अकबर ने रामायण महाभारत के ग्रंथों का को चित्रकला मतलब अनुवाद करवाया था फारसी भाषा में, और उन पर चित्र भी बनाए। तो जब इन्होंने अलग अलग भागों के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे राजस्थान हुआ, मालवा हुआ, या फिर दक्षिण भारत हुआ, फिर या फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, जो भी राज्य थे, वहाँ के राजा, वहाँ के चित्रकारों को अकबर ने बुलाया ज़्यादा मेहनताना दे करके, और वहाँ पे चित्रकारों को बहुत सारे चित्रकार एक साथ कई दिनों तक अकबर अकबर के दरबार में रहे, और अकबर के हिसाब से उन्होंने कुछ चित्र बनाना शुरू कर दिया। जैसे रज्मनामा, ये चित्र उन्होंने बनाए अकबर ने। जो एक तो रज्मनामा है, एक होता है हज्मनामा, तो इन पर चित्र बनाना मतलब अकबर ने करवाया शुरू। तो ये चित्रकार कई महीनों तक, कई दिनों तक साथ रह करके जब ये चित्र का काम पूरा हो गया, तो ये वापस अपने प्रदेश लौटे। तो आप क्या मानो, ये नहीं होगा क्या कि जो चित्रकार मुगल शैली के चित्रकार थे, जो मुगल शैली में चित्र बनाते थे, क्या उनकी विशेषताओं को ये ग्रहण करके नहीं जाएंगे? निश्चित रूप से जाएंगे। तो वो विशेषताएं इन्होंने ले ली और ये अपने प्रदेश आ गए। फिर यहाँ करके इन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इतने दिनों तक रहने के बाद जब इन्होंने यहाँ चित्र बनाए, तो उसमें मुगल प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखने लगा। यानी 16वीं सदी एक ऐसी सदी मानी जाती है राजस्थानी चित्रकला के लिए, जिसमें राजस्थानी चित्रकला पर इतना ज़्यादा मुगल प्रभाव था। तो देखिए, किसी चीज़ पर सबसे पहले कम प्रभाव पड़ता है, फिर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, एक समय आता पीक पे आ जाती है, फिर एक समय ऐसा आता है कि वो चीज़ उसमें विलीन हो जाती है। यही होता है। मतलब पहले किसी भी कोई आदत होती है, या कोई नई चीज़ अपन पकड़ते हैं, नई आदत पकड़ते हैं, तो शुरू शुरू में थोड़ा सा देखते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा पीक पे आ जाती है, एक समय बाद में अपनी आदत में आ जाती है। वो किसी की आदत सीखते हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा, फिर एक समय बहुत पीक पे चले जाते हैं, फिर अपनी आदत में उसको ले लेते हैं, नेचुरल हो जाते हैं अपन। तो ऐसा ही हुआ, 16वीं शताब्दी में सर्वाधिक मुगल प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर देखने को मिला, और ये प्रभाव बढ़ता गया। तो इससे क्या हुआ, 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल शैली है ना, वो राजस्थानी चित्रकला में पूर्णतः क्या हो गई, विलीन हो गई। और आधुनिक जो राजस्थानी चित्रकलाएं हैं, जिनको अपन मेवाड़ मारवाड़ जो बोलते हैं, इनका उद्भव यहाँ से शुरू होता है। इसीलिए 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो काल था, उसको काला खंडेलवाल के द्वारा राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। तो हम इसी को बात को आगे देख लेते हैं कि देखो कौन सा समय आ गया, 17वीं व 18वीं सदी, और इसमें मुगल शैली क्या हो गई, राजस्थानी चित्रकला में विलीन हो गई। इसमें मुगल शैली क्या हो गई, राजस्थानी चित्रकला में विलीन हो गई। और विलीन हो गई तो राजस्थान की स्थानीय शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ। जो स्थानीय शैलियां हैं, शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसका मतलब सबसे अच्छा विकास का काल कौन सा होगा, 17वीं 18वीं शताब्दी। इसलिए इसको स्वर्णयुग कहा गया, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णयुग कहा। और वो किसने कहा, कारला खंडेलवाल ने। कारला खंडेलवाल नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने 17वीं 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कहा। ये हमने बात कर ली राजस्थानी चित्रकला के बारे में कि यहाँ पे स्वर्ण युग हो गया। अब राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था, मेवाड़ था, मेदपाड़ था, जो हमको पता है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब इसी कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं तो
एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था आनंद कुमार स्वामी। नाम क्या था? आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ये व्यक्ति हुए। इन्होंने क्या किया कि एक पुस्तक लिखी 1916 में, राजपूत पेंटिंग्स। इनकी पुस्तक का नाम था राजपूत पेंटिंग्स। ये आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग, और ये कब लिखी गई? 1916 में। और इस राजपूत पेंटिंग्स में इन्होंने क्या किया? राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया। यानी इन्होंने राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक विभाजन इन्होंने ही किया। यानी इन्होंने क्या किया? प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया। इसका? राजस्थानी भाषा का। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द नहीं प्रयोग किया। इन्होंने राजस्थानी भाषा को एक नाम दिया राजपूत चित्रकला। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो इन्होंने राजस्थानी भाषा को क्या नाम दिया? राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला। और इस राजपूत चित्रकला के 4 भाग इन्होंने बताए। वैज्ञानिक विभाजन का मतलब हो गया जब वैज्ञानिक तरीके से आप किसी चीज को डिवाइड कर दो, वर्गीकरण कर दो। और देखो अपन जो पढ़ते हैं और जो ये अलग अलग डिवाइड करते हैं, एक तरह से वैज्ञानिक वर्गीय, क्योंकि किसी चीज को वैज्ञानिक तरीके से डिवाइड करोगे तो वो चीज अपने लिए आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है याद करना। इन्होंने क्या किया? राजपूत चित्रकला के कितने भाग बताए? 4। हालांकि उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नाम लिख रहा हूँ क्योंकि वो अपन चारों जानते हैं और वही पढ़ेंगे। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, ये शब्द नहीं भी आए तो समझ में आ जाए, और हाड़ौती। दूसरा, चौथा कौन सा हो गया? हाड़ौती। यानी राजस्थानी चित्रकला के कितने डिवाइड किए इन्होंने? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। और ये कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। मैं फिर से बोल देता हूँ, आनंद कुमार स्वामी एक व्यक्ति हुए 1916 में। इन्होंने पहली बार राजस्थानी जो चित्रकला है उसका वैज्ञानिक विभाजन अपनी पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स में किया। और राजपूत पेंटिंग्स में इन्होंने किया कि ये जो प्रदेश है, आज अपन राजस्थान बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पर जो चित्रकला है उसका नाम है राजपूत चित्रकला। नाम दिया इन्होंने राजपूत चित्रकला। और ये राजपूत चित्रकला है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है, 4 तरह से है। 4 इसके पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसका मारवाड़ है, ढूंढाड़ है, मेवाड़ है, और चौथा है इसका हाड़ौती। इस प्रकार राजस्थानी चित्रकला का पहला जो वैज्ञानिक विभाजन करने वाले थे वो कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। तो ये हमने यहाँ पर बात देख ली। अब इसके बाद में कुछ 1-2 स्टेटमेंट यहाँ पे अपन देख लेते हैं। जैसे राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख केंद्र था मेदपाट। 1-2 फैक्ट देख लेते हैं। प्रमुख केंद्र जो था वो कौन था? मेदपाट। मेदपाट जिसको अपन मेवाड़ बोलते हैं। तो पहला प्रमुख केंद्र राजस्थानी चित्रकला का मेदपाट कहा जाता है, क्योंकि हमने देखो सोमपुरा चित्रकार थे। डेवलपमेंट अपन देखते हैं ना, मेवाड़ में है। सोमपुर आया, फिर श्रावक प्रतिक्रमण, फिर उपासना चरितम। तो वो जो डेवलपमेंट देखते हैं वो मेवाड़ में देखने को मिलता है। तो पहली बात। दूसरी बात, आधुनिक चित्रकला जो के बारे में बात कौन करते हैं? आधुनिक चित्रकला का जनक बोल दो, या उसके बारे में जो बात करता है वो करते हैं कुंदनलाल मिस्त्री। आधुनिक चित्रकला के बारे में कौन करते हैं? कुंदन लाल मिस्त्री जो है वो राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में राजपूत चित्रकला कौन कहेंगे? आनंद कुमार स्वामी, ठीक है ना। लेकिन राजस्थानी चित्रकला कौन कहेंगे फिर इसको? राजस्थानी चित्रकला जो हम पढ़ते हैं, जो नाम पढ़ते हैं, तो ये नाम किसने दिया सबसे पहले? यानी राजस्थानी चित्रकला किसने कहा राजस्थानी चित्रकला को? तो राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहने वाला था राय कृष्णदास। ये व्यक्ति कौन था? राय कृष्णदास। ये पहला व्यक्ति था जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला के लिए क्या वर्ड यूज किया? राजस्थानी चित्रकला वर्ड यूज किया। तो ये हमने राजस्थानी चित्रकला का जो विकास है उसके बारे में बात